गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एमएससी फाइनल बॉटनी में बायोटेक्नोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं और हमने उसमें टॉपिक चल रहा था हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर कई सारे स्टेप्स हमने बताए थे और उसमें भी हमारा जो टेक्निक का एक स्टेप चल रहा था वो था इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल। यानी पहले डीएनए को डिजायर्ड डीएनए को हम प्रिपेयर करते हैं, वेक्टर प्रिपेयर करते हैं, देन वेक्टर और डिजायर्ड डीएनए को हम जोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस तरीके से किसमें डाला जाए, होस्ट सेल के अंदर क्लोनिंग के लिए डाला जाए। तो वो हमारे मेथड्स चल रहे थे और उसमें हमने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन, देन इलेक्ट्रोपोरेशन, ये हमने काफ़ी सारे मेथड्स कवर कर लिए थे। और फिर उसमें था एग्रो इन्फेक्शन और लिपोसोम फ्यूजन। ये 6-7 स्टेप्स हमने लिखे थे जिसमें से हमारे ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफेक्शन और आपके माइक्रो इंजेक्शन एंड इलेक्ट्रोपोरेशन हम कवर कर चुके हैं और आज हम ले रहे हैं एग्रो इन्फेक्शन। तो एग्रो इन्फेक्शन जैसा कि हमें पता है, एग्रो यानी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस के द्वारा इन्फेक्शन। ये हमें मालूम है कि एग्रोबैक्टीरियम क्या है कि एक इस प्रकार का एक डाइकॉट में जो है वो कहना चाहिए कि बॉल्स बनाने वाला जो है बैक्टीरिया है जिसके द्वारा क्या फैलता है, उसके अंदर बीमारी फैलती है और वो केवल उनके रूट को इन्फेक्ट करता है, मोनोकॉट को इन्फेक्ट ये नहीं करता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस जो है ट्यूमर कॉज करता है किसके अंदर, डाइकॉट की रूट के अंदर, उनको इन्फेक्ट करके। तो क्यों ना हम उस एग्रोबैक्टीरियम के अंदर इस तरीके की उसके जो प्लाज्मिड है, क्योंकि बैक्टीरियम है तो उसके प्लाज्मिड भी होगा और उसके प्लाज्मिड को हम कहते हैं टीआई प्लाज्मिड। जो टीआई प्लाज्मिड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन मतलब टीआई प्लाज्मिड के थ्रू हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना सकते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस में भेज सकते हैं, होस्ट सेल में उसके एग्रोबैक्टीरियम के इन्फेक्शन के द्वारा भेज सकते हैं। तो एग्रो इंजेक्शन या एग्रो इन्फेक्शन हम उसी को कहते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ट्रांसफर प्लांट सेल में किसके थ्रू करें, एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन के कारण करें। तो ट्रांसफर ऑफ आर डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू प्लांट सेल बाय एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस इज कॉल्ड एग्रो इन्फेक्शन। लेकिन एग्रोबैक्टीरियम जो है वो टीआई प्लाज्मिड को डायरेक्टली पिक नहीं करता है। टीआई प्लाज्मिड के बारे में भी आपके सिलेबस में है, इसके जस्ट बाद हम इसका टॉपिक लेंगे। एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जो जीन ट्रांसफर है उसे लेंगे, डिटेल में है। एग्रोबैक्टीरियम डायरेक्टली कल्चर मीडियम से टीआई प्लाज्मिड को नहीं ले सकता। टीआई प्लाज्मिड क्या है, जो प्लाज्मिड जो हमने वेक्टर के रूप में काम में लिया है और उसको हमने रिकॉम्बिनेंट बनाया, तो वो डायरेक्टली कहाँ से नहीं ले सकता, कल्चर से नहीं ले सकता। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करें, उस टीआई प्लाज्मिड को पहले हम ई-कोलाई में डालें, ई-कोलाई में ट्रांसफर करें और फिर उस ई-कोलाई को एग्रोबैक्टीरियम के साथ कल्चर करें। तो पेरेंटल मेटिंग से ये जो ई-कोलाई में रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच गया है वो किस में पहुंच जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम में पहुंच जाएगा। तो अब एग्रोबैक्टीरियम क्या है, ट्रांसफर ऑफ आर डीएनए into host cell by agrobacterium ट्यूमिफिकेंस। ठीक है, इसके द्वारा आर डीएनए को होस्ट सेल में डालना या इसका इंसर्शन करना हम कहलाते हैं एग्रो इन्फेक्शन। क्योंकि डायरेक्टली ये ले नहीं सकता है तो हम क्या करें, पहले हम टीआई प्लाज्मिड को ऐड करें ई-कोलाई के कल्चर में। तो क्या होगा, ई-कोलाई कैसा बन जाएगा, रिकॉम्बिनेंट ई-कोलाई बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम जो है वो टीआई प्लाज्मिड को डायरेक्टली पिक नहीं कर सकता कल्चर से, तो क्या करना चाहिए, रिकॉम्बिनेंट जो बन जाता है उसको डायरेक्टली पिक नहीं कर सकता है, इसलिए पहले इसको ई-कोलाई में डालें और इससे बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट ई-कोलाई। देन रिकॉम्बिनेंट ई-कोलाई को हम क्या करें, कल्चर with
एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, इनको साथ साथ कल्चर करें तो क्या होगा कि बाय पेरेंटल मेटिंग कि जो आरडीएनए था वो रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई में पहुंच गया था, वो कहाँ पहुंच जाएगा, अल्टीमेटली एग्रोबैक्टीरियम में पहुंच जाएगा। आरडीएनए इन एग्रोबैक्टीरियम, और जब आरडीएनए एग्रोबैक्टीरियम में पहुंच जाएगा तो क्या कहलाएगा, एग्रोबैक्टीरियम बिकम ट्रांसफॉर्मेड एग्रोबैक्टीरियम। कैसा हो जाएगा, अब ये एग्रोबैक्टीरियम विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेंट या ट्रांसफॉर्म्ड एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, और इस एग्रोबैक्टीरियम से अब हम किसको इन्फेक्ट कर रहे हैं, प्लांट सेल को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो अब इससे हम क्या कर रहे हैं, प्लांट सेल को इन्फेक्शन कराएं। तो जो इसके करेक्टर हैं वो किस में आ जाएंगे, प्लांट सेल के अंदर इसके करेक्टर्स शो होंगे, किसके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस तरीके से हम एग्रोबैक्टीरियम से इसका इन्फेक्शन करा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या परेशानी क्या आती है इस प्रोसेस में कि जो एग्रोबैक्टीरियम है केवल और केवल डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करता है, तो उसके आरडीएनए के जो लक्षण है वो डाइकोट के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन मोनोकोट में हम इस क्रिया से या इस मेथड से आरडीएनए को होस्ट सेल में प्रवेश नहीं करा सकते। और दूसरी बात यह कि डायरेक्टली एग्रोबैक्टीरियम जो है वो प्लांट सेल को टीआई प्लाज्मिड को पिक नहीं करता है, इसलिए हमें ई कोलाई का इसके साथ में सहारा लेना पड़ता है। और तो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अब लिपोसोम फ्यूजन। तो हमारा ये लास्ट मेथड है इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल का, और फिर होस्ट सेल को क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। तो ये लास्ट रह जाएगा अब लिपोसोम फ्यूजन। पहली बात तो लिपोसोम क्या है, लिपोसोम एक छोटी सी स्फेरिकल वेसाइकल है जो फॉस्फोलिपिड्स की बनती है, जबकि उस लिपिड को वाटर में एजिटेट किया जाता है, वाटर के साथ में हिलाया जाता है। तो क्या होता है, लिपिड बाइलेयर बन जाती है, और ये लिपिड बाइलेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो सकती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को साथ यदि उसके अंदर मिक्स किया जाए तो वो लिपिड मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाती है, और सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उसके अंदर डाल देती है, सेल के अंदर डाल देती है। तो इस लिपोसोम को हम जो है लिपोसोम फ्यूजन के द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सेल जो है वो प्लांट सेल यदि है तो सेल वॉल लेस होनी चाहिए, यानी कि जो उसका जो मटेरियल है प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल, या हम कह सकते हैं प्रोटोप्लास्ट हो, या हम कह सकते हैं एनिमल सेल। इन चीजों में ही हम इसको डाल सकते हैं, किसको, आरडीएनए को, लिपोसोम फ्यूजन के कारण। तो लिपोसोम क्या है, इट इज ए स्मॉल स्फेरिकल वेसाइकल, किससे बनती है, मेड ऑफ लिपिड्स या फॉस्फोलिपिड। तो इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स के अंदर क्या क्या हो सकते हैं, वो है स्फीनोमाइसिन। फॉस्फोलिपिड्स में आते हैं स्फीनोमाइसिन, दूसरा आता है फॉस्फेटाइडल सेराइन, फॉस्फोटाइडल सेराइन। जो भी लिपिड हम यूज करते हैं, लिपिड प्लस वाटर लिया जाए तो क्या बन जाता है, एक फॉस्फोलिपिड की लेयर बन जाती है। एजिटेट किया जाए तो, एजिटेट करने का मतलब है शेक किया जाए, उसको हिलाया जाए, तो इनकी लेयर्स बनती हैं और वो आरडीएनए के चारों तरफ वो लेयर बन जाती है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ये हमने लिया है आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, देखिए ये डिजायर्ड डीएनए है और बाकी हमारा वेक्टर का डीएनए, वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा। इसके चारों तरफ यदि हम कहें कि
फॉस्फोलिपिड की लेयर बनाई गई है, तो ये एक लेयर, ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है। यदि ज्यादा एजिटेशन होता है तो एक से ज्यादा भी लेयर बनती हैं, एक से दो लेयर बनती हैं यदि, तो ये दूसरी लेयर हम कह सकते हैं। और इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या होना चाहिए, पानी, वाटर। ये आउटर फॉस्फोलिपिड लेयर है, और ये है इनर लेयर, और ये है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हम इसे कहते हैं लिपोसोम। तो लिपोसोम क्या हो गया, आरडीएनए जो फॉस्फोलिपिड की लेयर से सराउंडेड है, लेकिन वो फॉस्फोलिपिड्स की लेयर किस तरीके की हैं, यदि एक सिंपल लिपिड्स को, यदि फॉस्फोलिपिड्स को यदि वाटर के अंदर एजिटेट किया जाता है और आरडीएनए के साथ मिक्स किया जाता है, तो आरडीएनए सराउंड हो जाता है फॉस्फोलिपिड्स की लेयर से। इसको हम इस तरीके से समझा सकते हैं, एक दूसरा भी डायग्राम बना के समझा सकते हैं कि यदि अब फॉस्फोलिपिड्स की लेयर इस पे कैसे लगी रहेंगी, ये हम आपको बताना चाहते हैं। तो ये मान लीजिए, देखिए आरडीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो पहली और दूसरी लेयर यदि हमारी ज्यादा लेयर्स होती हैं तो वो किस तरीके से अरेंज होती हैं। इनके जो फॉस्फोलिपिड्स की जो लेयर हैं उनमें आपको पता है कैसी लेयर होती हैं, हेड एंड टेल होते हैं। तो उनके हेड्स जो हैं वो हमेशा बाहर की तरफ, और जो टेल है वो अंदर की तरफ। ये देखिए इस तरीके से ये इस तरीके से अरेंज रहते हैं। तो इसके जो टेल हैं वो अंदर की तरफ हैं, हाइड्रोफोबिक हैं, और वो क्या है, हेड्स क्या है, बाहर की तरफ फैले हुए हैं। ठीक है, ये तो हो गई एक लेयर। यदि दूसरी लेयर भी है तो इसके साथ साथ वो कैसे होगी, ये इसके बीच में होगा पानी। वो लेयर हमारी लिपोसोम तभी कहलाएगा जबकि इन दोनों लेयर्स के बीच में क्या हो, पानी, वाटर की बबल्स हो या वाटर की बूंदें हो। तो ये सेकेंड लेयर हमारी बन रही है इस तरीके से। ये लिपिड्स की लेयर है और आपको मालूम है ये इसके हेड्स हैं और ये इसके अंदर की तरफ टेल है। तो ये लिपिड की लेयर पूरी की पूरी इस तरीके से इसके चारों तरफ फैली हो सकती है। तो ये चारों तरफ ये लेयर यदि हम बना दें इसको, तो आप देख रहे हैं ये दो लेयर बन गई, ये पूरे में बनेंगी। तो ये हो गई आउटर लेयर लिपोसोम की, ये हो गई इनर लेयर इसकी फॉस्फोलिपिड की, और ये हो गया बीच में पानी यानी वाटर, और ये हो गया आरडीएनए। तो हम इसे कहते हैं लिपोसोम। अगली बात समझ में कि क्या है, लिपोसोम एक स्मॉल स्फेरिकल कहना चाहिए वेसाइकल है जो कि फॉस्फोलिपिड से बनती है, जबकि इसको वाटर के साथ एजिटेट किया जाता है। ठीक है, तो ये लिपिड क्या हो सकते हैं, इसमें फॉस्फोटाइडल सेराइन हो सकते हैं, स्फिनोमाइसिन हो सकती है, या स्टेरिलामाइन हो सकती है। लिपोसोम किस तरीके से आरडीएनए को अंदर पहुंचाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, हम तो ये चाहते हैं। लिपोसोम हमने देख लिया क्या है, लिपोसोम क्या है, अंदर आरडीएनए जो कि सराउंडेड होता है फॉस्फोलिपिड की लेयर से, जबकि उसके साथ वाटर के साथ उसको एजिटेट किया जाता है। ये भी हमने समझ लिया कि इसके जो हेड्स हैं वो बाहर की तरफ आउटवर्ड फेसेस रहते हैं, और नॉन पोलर जो होते हैं, नॉन पोलर टेल्स जो होती हैं वो कैसी, अंदर की तरफ जो है ना, सेंटर की तरफ फेस रहता है इसका। यदि हमारी एक से ज्यादा लेयर्स होती हैं तो उनके बीच में क्या होता है, पानी आवश्यक रूप से होता है।
इस चित्र को देखिए, यदि हमें आरडीएनए को सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचाना है तब क्या होगा, और सेल मेम्ब्रेन से हमें न्यूक्लियस तक उसे पहुंचाना है तब क्या हो सकता है। तो क्या करते हैं, देखिए, यदि हम इसको लिपिड लेयर को, इस लिपिड लेयर के साथ में आरडीएनए को पहुंचाना चाहते हैं, तो आप इस चित्र को अब मैं मिटा रही हूं और यहां इसको समझाते हैं। यदि ये न्यूक्लियस के अंदर आरडीएनए पहुंचाना है, यानी ऐसी सेल के अंदर पहुंचाना है कि जिसमें न्यूक्लियस अंदर की तरफ, बैक्टीरियल सेल में तो पहुंचाएंगे तो क्या होगा, बैक्टीरियल सेल में पहुंचाना हो तो क्या होगा, देखिए ये बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पर लिपोसोम है, और लिपोसोम की जो आउटर लेयर है, ये लिपोसोम की आउटर लेयर है, यहाँ इसका, सॉरी इस कलर से ही बनाए इसको, ये बैक्टीरियल सेल है, ये आरडीएनए है, लिपोसोम की जो लेयर है वो यहाँ है, ये इससे फ्यूज होती है, तो क्या होता है, बैक्टीरियल सेल अपने आप ही, सॉरी इससे करें, तो बैक्टीरियल सेल कैसी है, सेल वॉल है इसके ऊपर, इसके से, या ये कोई भी प्लांट सेल या जो भी सेल हमने ले रखी है वो हमारी इसके अंदर कैसी ले सकते हैं हमने, होस्ट सेल क्या बताइए आपको, वॉललेस होनी चाहिए, यानी बैक्टीरियल सेल भी ऐसी हो जो वॉललेस हो। हम ज्यादातर हम इसको या तो प्रोटोप्लास्ट लेते हैं, बैक्टीरियल सेल ना लेके प्लांट सेल लेते हैं, प्लांट सेल में भी प्रोटोप्लास्ट लेते हैं, और या एनिमल सेल लेते हैं तो उसमें सेल वॉल नहीं होती। तो ये डायरेक्टली क्या है, जो लिपोसोम है वो फ्यूजेस विद सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से ये फ्यूज हो जाता है, और जो आरडीएनए है वो इसके अंदर इसमें डाल देता है, इसके अंदर, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर अपना क्या है, एक न्यूक्लियस है, सेल के अंदर अपना एक न्यूक्लियस है। तो अब इस आरडीएनए को यदि यहाँ रहना है तब तो ठीक है, लेकिन यदि इस आरडीएनए को कहाँ जाना है, इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जाना है, तो क्या होगा, ये आरडीएनए क्या होगा, सेलुलर एंजाइम से खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होता है कि जो इनर लेयर है, इसको डबल लेयर में बनाना पड़ता है लिपोसोम को, और जो इसकी इनर लेयर है, यानी इसको डबल लेयर में करें हम, कैसे, ये दो लेयर बनाए, तो लिपोसोम को हमेशा डबल लेयर में बनाया जाए तो वो ज्यादा ठीक रहता है, और उसकी इनर लेयर को न्यूक्लियोप्रोटीन्स इसमें डाले जाए, ठीक है। तो ये देखिए आरडीएनए है ये वाला, ठीक, जो इसकी इनर लेयर है उसमें इनर लेयर विद न्यूक्लियोप्रोटीन, फिर से बताऊंगी मैं इसको, इनर लेयर में क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। यदि न्यूक्लियोप्रोटीन नहीं होगा तो ये क्या होगा, सेल के अंदर आउटर लेयर तो फ्यूज हो जाएगी, उसके बाद सीधे सीधे क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ जाएगा। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए सेल के सेलुलर एंजाइम से समाप्त हो सकता है। इसके लिए क्या हो कि ये पहले आउटर लेयर फ्यूज हुई सेल मेम्ब्रेन से, इसने अपना आरडीएनए यहाँ छोड़ा, लेकिन इसके बाहर क्या है, इनर लेयर है जो कि न्यूक्लियोप्रोटीन से कोटेड है, जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। तो दोबारा बनाते हैं चित्र को, जो इनर लेयर है उसमें न्यूक्लियोप्रोटीन है, ये इस तरीके के जो हमने अलग तरीके से बनाया है, इसको देखिए, चार कोने इधर बनाए हैं, ऐसे ही बनाया है, और आरडीएनए इसके साथ में लगा अंदर की तरफ। तो ये हो गया आरडीएनए, ये हो गई आउटर लेयर, ठीक है, ये हो गई इसकी इनर लेयर, इनर लेयर किससे है, विद न्यूक्लियोप्रोटीन, विद न्यूक्लियोप्रोटीन, और ये क्या है, आरडीएनए। तो अब क्या होगा कि जब ये यहाँ आएगा, अंदर आएगा सेल के अंदर, तो आरडीएनए डायरेक्टली नहीं आना है, वो न्यूक्लियोप्रोटीन की एक फॉस्फोलिपिड से कवर है, फॉस्फोलिपिड की लेयर, इसके अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन भी है, तो वो सेलुलर एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं होगा उसके ऊपर, क्योंकि ये कवरिंग है। अब यदि
इसको न्यूक्लियस के अंदर जाना है आरडीएनए को, तो क्या होगा, देखिए ये एक मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो गई, ये वाला पोर्शन अंदर आ, अब ये वाली जो इनर लेयर है वो इससे फ्यूज हो जाएगी और आरडीएनए को इसके अंदर डाल दें। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इसकी इनर लेयर फ्यूज होगी। तो ये सेल कैसी है, देखिए हमारा आउटर वाला पोर्शन निकल गया है, ये हमने यहाँ निकाल दिया। इसको चाहे आप बनाए न बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आउटर लेयर इसकी समाप्त हो चुकी है, या ऐसे शो कर दें। और ये इसका है न्यूक्लियस, जिसके अंदर इसका क्रोमोसोम है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बाहर इनर लेयर है इसकी न्यूक्लियोप्रोटीन वाली, और फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन युक्त इनर लेयर, और ये हो गया आरडीएनए, इसके अंदर आ गया। ठीक है, एंट्री कर दी इसने इसके अंदर। अब क्या होगा कि ये जो सेल है इसमें न्यूक्लियस से ये फ्यूज हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। कौन सी, ये वाली लेयर। तो देखिए ये लेयर हमने फ्यूज करके दिखा दी इसको, और जैसे ही फ्यूजन होगा, क्योंकि न्यूक्लियोप्रोटीन इसके साथ है, तो ये सेलुलर एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं होगी, केवल एक लिपिड लेयर यहाँ पे काम करेगी। और ये अब आरडीएनए को क्या करेगी, इसके अंदर डाल देगी। तो ये आरडीएनए इसके अंदर आ गया, ये आरडीएनए हो गया, और इसका खुद का जो था वो सेल न्यूक्लियस का क्रोमोसोम सेल डीएनए, वो होस्ट सेल का जो था वो है ही। तो आरडीएनए कहाँ चला गया, आरडीएनए एंटर इन सेल न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये आरडीएनए पहुंच जाता है। और न्यूक्लियोप्रोटीन वाली ये हम यहां दिखा रहे हैं कि इनर लेयर फ्यूज विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आप देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यदि न्यूक्लियस तक इसको जाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 लेयर होनी चाहिए लिपोसोम के अंदर फॉस्फोलिपिड की। तो आरडीएनए बीच में, उसके बाहर इनर लेयर जो न्यूक्लियोप्रोटीन से कोटेड हो, देन उसके बाहर क्या हो, पानी वाटर, और ये हो इसकी आउटर लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो क्या होता है, इस तरीके से आरडीएनए को प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर जो विदाउट सेल वॉल है उसके अंदर हम डाल सकते। ठीक है, तो क्या हुआ, ये लिपोसोम क्या है, आरडीएनए सराउंडेड बाय फॉस्फोलिपिड लेयर्स, जो कि एजिटेट की गई हो वाटर के अंदर, लिपिड के अंदर शेक किया गया हो उनको। तो हम करते क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी फॉस्फोलिपिड को पानी के साथ में एक ट्यूब के अंदर डाल देते हैं, सबको मिक्स कर देते हैं और फिर उसको एजिटेट करते हैं। तो एजिटेट करने से ये लिपोसोम अपने आप ही बन जाता है, यानी आरडीएनए जो है वो फॉस्फोलिपिड की लेयर के अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर उसको हम किसी भी प्लांट सेल के साथ, कल्चर के साथ उसे हम रखते हैं, डालते हैं, कल्चर के अंदर डालते हैं, जिसमें कि प्लांट सेल या प्रोटोप्लास्ट या एनिमल सेल ग्रो कर रही होती है, उस कल्चर के साथ डालते हैं। तो वो लिपोसोम अपने आप ही इससे फ्यूज होकर, किससे, सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज होकर, पहले सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज होगा, अंदर चला जाता है, आरडीएनए को इसके अंदर डालता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, 2 लेयर है, क्योंकि इसको न्यूक्लियस के अंदर जाना है। तो यहाँ पहली वाली वॉल फ्यूज होती है, ये सेफली अंदर आ जाता है। सेफली क्यों आ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर एक और लेयर है। अब इसको न्यूक्लियस के अंदर जाना है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से फ्यूज होती है, ये फ्यूज हो गई, और आराम से आरडीएनए जो है वो इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है। देन ये क्या करता है, इस जो होस्ट का डीएनए है, यानी प्रोटोप्लास्ट का डीएनए या आपका एनिमल सेल का डीएनए है, उसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और उसके कैरेक्टर्स कहाँ एक्सप्रेस होंगे, अब इसके कल्चर में जो प्रोजेनीज बनेगी उसमें इसके कैरेक्टर्स जो हैं वो एक्सप्रेस किए जाएंगे। तो इस तरीके से हमने जो पढ़ा है वो 7 मेथड्स पढ़े हैं। वो है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, हम होस्ट सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे डालें। ठीक है, तो इसके, लेकिन इस लिपोसोम के थोड़े से कुछ एडवांटेज हैं, इससे हम लार्ज डीएनए को डाल सकते हैं, लार्ज डीएनए को, यानी लार्ज साइज के डीएनए को हम डाल सकते हैं।
सेल की जो इंटीग्रिटी है वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती है, मतलब खराब नहीं होती है। से फ्यूज हुआ सेल मेम्ब्रेन में फ्यूज हुआ सेल मेम्ब्रेन वापस जो है वो जुड़ जाती है, तो आराम से ये इसके अंदर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। सेलुलर एंजाइम से यानी सेलुलर एंजाइम से इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन की कवर भी इस पे हम कर सकते हैं। लिपोसोम में जो इनर लेयर है न्यूक्लियोप्रोटीन से कोटेड कर दें तो क्या होगा, ये सेफली न्यूक्लियस के अंदर डिलीवर किया जा सकता है। सेफली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर डिलीवर किया जा सकता है। तीसरी बात यह है, लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लिपोसोम कभी भी इम्यून सिस्टम से इंटरफेयर नहीं करते हैं। यानी इम्यून सिस्टम में जैसे भी कोई बॉडी, वैसे आप देखते हो कि कोई चीज जाती है अपने शरीर में, इंजेक्ट की जाती है अपने शरीर में या प्लांट के सेल में, तो वो बॉडी रिस्पॉन्स करती है, लेकिन यहाँ इम्यून सिस्टम कभी भी इससे प्रभावित नहीं होता है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि सेल क्लोनिंग के लिए, या ये कहो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में लिपोसोम को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सब कहाँ होगा, केवल प्रोटोप्लास्ट के अंदर या एनिमल सेल के अंदर हो सकता है। हम सेल वॉल सहित इसको यूज में नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसा ये सेल वॉल से यूज नहीं हो सकता। किससे होगा, केवल और केवल सेल मेम्ब्रेन से होगा। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज होता है और यहाँ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से फ्यूज हो रहा है। ठीक है, तो हमने ये आज पढ़ लिया और हमारा अब इसका लास्ट टॉपिक रह जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, कि हमने इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डाल दिया। अब ये होस्ट सेल डेवलप होंगी, हम उसकी क्लोनिंग करेंगे। हमने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डाल दिया, अब हमें उसका कल्चर करना है यानी क्लोनिंग करनी है। तो वाकई में रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली सेल को, होस्ट सेल को सेलेक्ट करना, कैसे हम उसको सेलेक्ट करेंगे, कल्चर माध्यम पर, क्योंकि कल्चर मीडियम पे और भी बहुत सारी चीजें ग्रो हो सकती हैं। तो एक पर्टिकुलर चीजें उस मीडियम के अंदर हमें डालनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास सेलेक्टेबल मार्कर हमने प्लाज्मिड के अंदर यूज किए थे, वेक्टर के अंदर, वैसा ही वेक्टर हमने चाहा था कि उसमें सेलेक्टेबल मार्कर हो जिससे हम कॉलोनीज को सेलेक्ट कर सके, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज को सेलेक्ट कर सके। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। थैंक यू।